नमस्ते। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं है, वो एक सवाल है जो हर लॉ स्कूल के लॉ स्टूडेंट से पूछा जाता है जब वो लॉ स्कूल में एंटर करता है कि क्या आप एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं या जनरेशनल लॉयर हैं। क्योंकि उन दोनों ही स्टूडेंट्स की अपनी एक स्टोरीज होती है, क्योंकि एक होता है जिनके पास में बैकग्राउंड होता है, जिन्हें लॉ की थोड़ी बहुत फिर भी नॉलेज होती है, बट एक जो विदाउट रोड मैप, विदाउट एनी गाइडेंस एंड डेफिनेटली विदाउट एनी इनहेरिटेंट नॉलेज वो एंटर करता है। सो आज हमारे साथ वही कुछ स्टोरीज शेयर करने के लिए मिस आरोही शर्मा फ्रॉम कनोरिया स्कूल ऑफ लॉ है। सो आरोही, लेट्स बिगिन विथ टेल मी व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू लॉ। मैम, मुझे हमेशा से लॉ में इंटरेस्ट रहा है। जैसे हम कोर्ट रूम ड्रामास भी देखते थे तो उसमें एक लॉ बहुत ही फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है जिसमें डिबेट्स होती है, और मैंने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया था, तो आई एम गुड इन डिबेटिंग। तो इस वजह से मुझे लॉ परस्यू करना था कि मेरे जो पैशन है वो भी बढ़े आगे और मुझे मजा भी आए, तो इसलिए मैंने लॉ को परस्यू किया। लेट्स गो बैक इन टाइम्स एंड अंडरस्टैंड कि जब आप पहली बार लॉ स्कूल में एंटर करी थी, सो व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड, क्या चल रहा था आपके दिमाग में, क्या आपका थॉट्स थे, क्या परसेप्शंस था, कुछ चेंज हुआ या वही रहा क्या? जब मैंने लॉ स्कूल में एंटर किया था वो बहुत ही एक्साइटमेंट भरा दिन था, क्योंकि सब न्यू लोग थे, सबसे नया नया मिलने का हो रहा था। कुछ लोग पहले से लॉ फील्ड में थे जो जनरेशन वाइज थे, कुछ मेरी तरह एकदम फर्स्ट जनरेशन थे, तो सबसे इंटरेक्शन किया और क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। हमारे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स थे कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स, तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगते थे कि अच्छा, दो लोगों में अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या टॉर्ट ऐसे हो रहा है तो क्या क्या उसमें रूल्स होते हैं, कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ही हैपनिंग, बहुत अच्छा गया था मेरा फर्स्ट डे तो ऑफ लॉ स्कूल। So what are the challenges that you have faced during this 5 years or 4 years of your journey? चैलेंजेस मैम, मैं कहूँगी जैसे इंफॉर्मेशन में रहा है, क्योंकि जैसे हम इंटर्नशिप्स फॉर एग्जांपल अगर हम करते हैं तो बहुत जो जनरेशन वाले होते हैं या तो वो अपनी खुद के फर्म्स में ही लग जाते हैं या किसी रेफरल के थ्रू भी लग जाते हैं, और दूसरा उनको थोड़ा सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, थोड़ा घर पे ही उनको बता देते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस मेरे साथ रहे थे इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स एंड एकेडमिक्स। बट ठीक है, वो धीरे धीरे ओवरकम हो जाते हैं जैसे जैसे आपकी स्किल डेवलप होती है। तो So क्या obstacles आपने face करे while finding for the internship? ओके, तो मैं जैसे बहुत ही फैसिनेटिंग है कि वो टीयर 1 फर्म्स में हमें इंटर्नशिप करनी है। मोस्टली बच्चों का उसी में ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है। बट ऑब्स्टिकल्स में मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं होता। पहली चीज तो ये है कि बहुत जो लोग वहां पे जाते हैं या तो रेफरल्स के थ्रू चले जाते हैं या फिर कोई गाइडेंस होती है कि कैसे कैसे जाना है, और तो हमारे पास वो चीज नहीं थी। तो इस चीज की एक पहली तो ये ऑब्स्टिकल होता था कि कैसे वहां पे जाए। इवन वो लोग जो रेज्यूम सेलेक्ट करते हैं जिन लोगों को, वो एक एआई बेस्ड होता है, उससे वो सेलेक्ट होता है। तो हमें उस अकॉर्डिंग ही अपना सीवी बिल्डअप करना पड़ता है जो रीडेबल फॉर्म में उस एआई में फीड किया गया है। तो अगर वहां पे हम मान लीजिए एक बार डालते हैं, हमारा रिजेक्ट हो गया, 2 बार डाल दिया रिजेक्ट हो गया, तो तीसरी बार हम कितनी बार भी डाल दे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये एक ऑब्स्टेकल है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि कैसे अपना रेज्यूम फॉर्म करे कि हम वहां पे सेलेक्ट हो जाए या कौन से हमारे रेफरेंस हम लेकर आ सके। सेकेंड इज कंपटीशन। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे वहां पे जाना चाहते हैं, तो एक ये कंपटीशन भी उसमें ऑब्स्टिकल से इंटर्नशिप रिलेटेड। बट हाँ, ये दो तो मेजरली यही रहते हैं सब बच्चों को। तो जैसे मैंने कई बार सुना है कि जब कोई भी लॉ स्टूडेंट होता है तो उसको सेकेंड सेमेस्टर से ऐसा लगता है कि मैं इंटर्नशिप कर लूं, मैं ये इंटर्नशिप कर लूं, मैं यहाँ चला जाऊं, बट वो बहुत कंफ्यूज रहता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट ऑफिस में जाना है, किसी फर्म में जाना है, किसी अथॉरिटी के अंडर करना है। सो व्हाट वे मतलब आपने कहाँ पे अपना फर्स्ट इंटर्नशिप किया, प्लस आपका फर्स्ट इंटर्नशिप एक्सपीरियंस क्या रहा? तो मेरी जो पहली इंटर्नशिप थी वो कॉलेज के थ्रू ही थी। इट वाज इन एनजीओ कांस में हमने किया था, जहाँ पे हम कंज्यूमर राइट्स के बारे में समझते थे और कैसे वहाँ पे आगे चीजें होती है। और उसी में एडिशनल जो था, जैसे बच्चे फिगर आउट कैसे करते हैं,
तो इतना सब समझ लो, फर्स्ट और सेकेंड ईयर तक तो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स ही होते हैं, अगर आप BA LLB कर रहे हो तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं, उस टाइम पे अच्छे से आप हर सेक्टर देख लो। थर्ड ईयर से ऐसा होता है कि आप पे प्रेशर आ जाता है कि अच्छा अब हमें कोर्स चूज करना है, हमें कहाँ पे आगे बढ़ना है। तो तब आप जैसे लॉयर्स से मिल सकते हो हाई कोर्ट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में, आप उनसे कांटेक्ट बना के उनसे आप उनके अंडर इंटर्नशिप करो। तब आप अपना सेक्टर चूज कर सकते हो, कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे आपको क्या करना है। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर तो फिगरिंग आउट में चले जाते हैं, और उस टाइम तक मेजरली फर्म्स हो जाती है या कोई लॉयर हो जाते हैं, ये लोग नहीं लेते हैं क्योंकि इतनी लॉ की समझ होती ही नहीं है बच्चों को। थर्ड ईयर से हमारे मेन लॉ सब्जेक्ट स्टार्ट होते हैं, जब नॉलेज होती है। तो इस वजह से फर्स्ट सेकेंड ईयर तक कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दो, अपनी स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दो। थर्ड ईयर से सब चालू होता है। बट कभी ऐसा हुआ है, जैसे पर्सनली अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं, तो जब मेरे फ्रेंड्स थे तो उनके क्योंकि फादर या फिर उनके रिलेटिव्स करते थे, तो वो ऑफिसेस ज्वाइन कर रखा था उन्होंने सेकेंड सेमेस्टर से। तो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं लैक आउट तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मैं तो पीछे नहीं रह रही हूँ, या मैं सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ, या मुझे कुछ और परस्यू करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो क्या ये कभी आपके साथ हुआ? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि आपको सेकेंड ईयर से लग जाना है। सबसे बड़ी बात जो चीज होती है वो है स्किल। अगर आज आप मान लो कोई Tier 1 फॉर्म में कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता है, तो उनकी पहली प्रेफरेंस NLU के बच्चे होते हैं। तो फिर वहां पे हमारा डिमोटिवेट हो जाता है कि ठीक है हमारा तो नंबर आएंगे। बट अगर आपके पास स्किल्स है जो उनको रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने अभी कुछ इंटरव्यू हुआ था जिसमें NLU मतलब Tier 1 फर्म की ही कोई एसोसिएट थी जो इंटरव्यू ले रही थी। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने एक NLU के बच्चे का इंटरव्यू लिया और उसको बेसिक NDA ड्राफ्ट करना नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसा, तो क्या फायदा उसके टैग का। तो अगर आप छोटे कॉलेज से हो, कहीं से भी हो, अगर आपकी स्किल अच्छी है तो आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात कि अगर सेकेंड सेमेस्टर में लग जाते हैं तो वो रेफरेंस का खेल है। अगर उनके या तो फादर के कोई नोन है या फिर उनके कोई सिबलिंग्स है जो इस प्रोफेशन में पहले से ही है, तो इस वजह से आपको लग जाती है। मेजरली नहीं लेते हैं, बट ऐसा नहीं कहूंगे कि बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। अगर आप ट्राई करो तो ले भी सकते हैं। बट कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है कि अच्छा हमारा क्यों नहीं हो रहा है और बाकी लोगों का हो गया, हम पीछे रह गए हैं। तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ स्किल्स का खेल है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि जब हम कोई भी इंटर्नशिप ज्वाइन करते हैं तो हमें इंटर्नशिप हेल्प करता है कि हमें कौन सा लेन चूज करना है, क्योंकि लिटिगेशन के अंदर जाना है, या मतलब प्राइवेट ऑफिसेज ज्वाइन करने हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, तो क्या हमें इंटर्नशिप करके ये क्लैरिटी मिल पाती है? हाँ, इंटर्नशिप करके बिल्कुल मिलती है। मैं यही कहूंगी जब तक आप लॉ स्कूल में हो, आप हर सेक्टर में इंटर्नशिप्स करो। मैंने, जैसे मैं अपनी पर्सनली बोलूँ, मैंने फर्म्स में किया है, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी इंटर्नशिप की है, एडवोकेट के अंडर भी किया है। तो उससे आपको पता चलता है कि अच्छा मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में ज्यादा है। अगर आपको कॉर्पोरेट में भी जाना है तो कॉर्पोरेट में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन होता है, आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जाना है, IPR में जाना है। तो आपको कौन सी चीज पसंद आती है आप उस हिसाब से देखो। अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा अच्छा लगता है आप उधर जाओ। तो इंटर्नशिप ऑफ कोर्स वो एक स्किल भी बनाती है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी रोल करती है। आपको बहुत नॉलेज भी आती है उस चीज से, और आप उस हिसाब से अपने करियर पे आगे फोकस कर सकते हो। आपकी बात में मैं एक एडिशन करूंगी कि डेफिनेटली जो इंटर्नशिप्स होती है वो हमें नेटवर्किंग बिल्ड करना भी सिखाती है, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द फील्ड ऑफ लॉ, जब भी हम लॉ की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है हमारा नेटवर्किंग स्किल्स। तो वो हमें इंटर्नशिप से पता चलता है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में जाते हैं। अगर हम पब्लिक अथॉरिटीज में हैं तो हम अलग अलग अथॉरिटीज के अंडर काम करेंगे, तो हम वहां पे लोगों से मिलते हैं, समझते हैं। तो दैट कैन बी इन एडिशन टू योर वर्ड्स। एंड चलिए ठीक है, इंटर्नशिप की हमने बहुत बातें कर ली, बट बहुत सारे एकेडमिक इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मूट कोर्ट हो गया, एडवोकेसी ट्रायल हो गया। तो कभी आपने पार्टिसिपेट करा है, और कभी मतलब जैसे मूट कोर्ट में चैलेंजेस लगा इनिशियली समझना कि अरे वो ड्राफ्ट कैसे करना है, किस तरीके से केसेस ढूंढने, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है केसेस ढूंढ पाना भी, या बैरिक की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मूड्स कभी भी इसको देख के नहीं होते कि अरे तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तुम सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो। वो ये होते हैं कि कोई भी लॉ है और आपको वो पढ़ना है, एंड देयर आर टाइम्स कि आप पढ़ कॉन्ट्रैक्ट और टॉट रहे हो, बट फॉर द मूड आप IPC भी खोल लेते हो, सॉरी करंटली इट इज BNS, एंड आप
बीएनएसएस को भी अप्रोच करते हो, सीपीसी भी खोलते हो, जो कि बहुत टफ सब्जेक्ट्स माने जाते हैं इन फ्यूचर टाइम। तो आपका कैसा रहा मूट एक्सपीरियंस? नहीं, डेफिनेटली जब मैंने मेरा फर्स्ट मूड किया था तो वो अच्छा नहीं गया था। ऑब्वियसली जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी, हमें मेमोरियल ड्राफ्ट करने में भी बहुत दिक्कतें आ रही थी कि कैसे करें। पर ये वो टाइम प्रोसेस होता है। हमने हमारे, जैसे मैं अपना बताऊं, मैंने मेरे सीनियर से हेल्प लिया कि अच्छा इसको मेमोरियल कैसे ड्राफ्ट करना है। हमें ये भी नहीं पता था कि 2 मेमोरियल जाते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद में मैंने, मेरे प्रोफेसर्स ने भी हेल्प करी। तो हेल्प तो आप ले सकते हो, उसके लिए आपको झिझकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप आराम से हेल्प लो, आपको जिसके हेल्प लेनी है इन कॉम्पिटिशन्स के लिए तो आपके वो सब तो हमेशा रेडी है। उसके बाद आई थिंक यूट्यूब है, एक फुल फ्री एजुकेशन देता है, सब कुछ वहां पे पढ़ा है आपको कैसे चीजें क्या करनी है। और रही बात उसके अंदर क्या क्या डाले, केस लॉस कैसे करे, तो वो रिसर्च वर्क का काम है। वो तो मतलब टीम काम है। आप सब रिसर्च करोगे तो जैसे जैसे आप रिसर्च करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि अच्छा कैसे कैसे क्या भरना है, कैसे कैसे क्या डालना है। तो वो भी टाइम टू टाइम की चीज है, स्किल पॉलिश हो जाएगी। सो आपके कॉलेज में स्टडी बैरिक बेस रहती थी या फिर जजमेंट बेस रहती थी? बिकॉज और डू यू लाइक रीडिंग जजमेंट्स? डू यू गेट इंटरेस्ट इनटू जजमेंट? डू यू आर यू एबल टू इंटरप्रेट जजमेंट्स? हमारे कॉलेज में स्टडी अकेडमिक बेरेट बेस ही रहती थी। हमारे प्रोफेसर जो है हमको बेरेट से ही पढ़ाते थे, क्योंकि मोस्टली जैसे हमारे कॉलेज में बच्चे जो आरजीएस ओरिएंटेड है, जिनको जुडिशरी ही करना है, तो वहां पे ऑब्वियसली बेरेट लैंग्वेज ही मैटर करती है। तो इसलिए हमको स्टार्टिंग से उस चीज की सिखाया जाता है, उसी से पढ़ाया जाता है कि आपकी वो फॉर्मेशन वैसी हो जाए अगर आपको जुडिशरी करना है तो। और वैसे भी बेरेट कुछ खराबी तो है नहीं। और रही जजमेंट की बात, तो वो अब मैं पढ़ रही हूँ, से 1 महीने से मैं जजमेंट पढ़ रही हूँ, तो धीरे धीरे मेरे को इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है कि अच्छा इसमें ऐसे लिखा रहता है, जजमेंट कैसे पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कतें आ रही थी, एक एक बहुत टाइम लग जा रहा था पूरा जजमेंट पढ़ने में। बट हाँ, वो भी धीरे धीरे समझ पाता है कि अब कहाँ कहाँ से आपको कैसे कैसे निकालना है क्रक्स उसका। हाँ, ऐसा तो कहते हैं कि हमें लॉ पढ़ना नहीं चाहिए, बट हमें लॉ के साथ खेलना चाहिए, लॉ के वर्ड्स के साथ हमें खेलना चाहिए। जितना हम ज्यादा खेलेंगे उतना ही हम डीप डाइव कर पाएंगे, एंड देयर इज नो एंड व्हेन इट कम्स टू रिसर्च पॉइंट। बट डेफिनेटली डिफरेंट स्टोरीज रही है आपकी, आपका एक अपना जर्नी पाथ रहा है। एनी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू द फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स जो अब एनरोल करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत हवा बना हुआ है कि भाई एनएलयू के बच्चे हैं तो कर लेंगे, और जैसे मेरे को भी ऐसा लगता था अब पर्सनली कि जो बच्चे जिनको उनके फादर से या उनके किसी सीनियर सिबलिंग से पता चल जाता था, वो चीजें मुझे रिसर्च करके बहुत टाइम में पता चलती थी कि अच्छा यहाँ पे ऐसी चीजें होती है। तो इस चीज से एक चीज हुई कि मेरी रिसर्च वर्क बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि मैं फटाफट अब रिसर्च कर लेती हूँ कि अच्छा मुझे कहाँ से क्या निकालना है। और एडवाइस में ये दूंगी कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब स्किल्स ही रिक्वायर्ड है। आजकल डिग्री इतना कोई नहीं देखता जितना स्किल्स देखते हैं। तो जो मैंने एग्जांपल भी दिया अभी वो एसोसिएट का, तो वही चीज है, स्किल्स पे ध्यान दो। आपको बेसिक स्किल्स आनी ही आनी चाहिए, और उसी से फिर आपका हाई पेइंग करियर भी बन सकता है जहां भी आप जाओ। तो So, with no roadmap, no guidance, no family backgrounds, no inherited networks, but still, I hope that you're doing great and I wish the best for you and a थैंक यू। great career. And I hope that you build a definite amazing legacy in the field of law. थैंक यू।